जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो साथियों, बात करें आज के क्लास को लेकर, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026, जो कि इसका एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और कल आपका 6 अगस्त का पेपर होने वाला है दोस्तों। तो आज का वीडियो आप लोग जरूर देखकर कल का पेपर देने जाएं दोस्तों, क्योंकि अगर आज का पेपर देखते हैं तो कल के एग्जाम में आपको इस क्लास से लगभग 25 से 30 प्रश्न क्लियर होने वाला है दोस्तों। और अगर यह क्लास नहीं देख कर जाते हैं तो हो सके आपको पछताना पड़ सकता है दोस्तों। तो साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दे साथियों। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न कैसा है। तो आज का पहला प्रश्न कहता है साथियों कि भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि समान नागरिक संहिता है जो कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो वह है जो कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथियों, बात करें अनुच्छेद 32 के बारे में, तो अनुच्छेद 32 है जो कि यह मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। और कहता है कि अनुच्छेद 51 ए है जो कि यह संबंधित है, यह नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है दोस्तों। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। और बात करें अनुच्छेद 21 के बारे में, तो यह कहता है कि यह हमें जीवन में स्वतंत्रता की आज़ादी देती है, स्वतंत्रता की आज़ादी देती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन कराता है? तो वो कराते हैं राष्ट्रपति। कौन कराते हैं? तो राष्ट्रपति कराते हैं दोस्तों। यह सीएजी की नियुक्ति कराते हैं दोस्तों। और कौन से अनुच्छेद के तहत कराते हैं? तो आर्टिकल 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति कहने का मतलब है दोस्तों कि वह है जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति है जो कि दूध से संबंधित है दोस्तों। और बात करें गेहूं क्रांति यानी गेहूं उत्पादन, तो यह है दोस्तों हरित क्रांति से संबंधित, सॉरी माफ करिएगा, यह है हरित क्रांति से संबंधित दोस्तों। और कहता है मत्स्य उत्पादन, तो मत्स्य उत्पादन है जो कि नीली क्रांति से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा। और रेशम उत्पादन है जो कि रेशम उद्योग से संबंधित है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्वेत क्रांति का संबंध है तो दूध उत्पादन से है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आज का प्रश्न कैसा है साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का क्लास आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न की ओर। कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो बात करें ऑक्सीजन के बारे में, तो यह वायुमंडल में लगभग 21% पाई जाती है दोस्तों। नाइट्रोजन होती है जो कि 78% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.03% पाया जाता है दोस्तों। आर्गन के बारे में बात करें तो 0.93% यह वायुमंडल में पाया जाता है दोस्तों। तो इनमें से है जो कि नाइट्रोजन यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है जो कि नाइट्रोजन होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों। और इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था दोस्तों। और कब जोड़ा गया था?
तो 1976 में जोड़ा गया था दोस्तों। और यह भाग 4 के ए में उल्लेख किया गया दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि पिंक रेवोल्यूशन यानी कि पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो वो है मांस उत्पादन से। कौन से? तो मांस उत्पादन से है दोस्तों। और बात करें प्याज उत्पादन के बारे में, तो प्याज उत्पादन है जो कि पिंक रेवोल्यूशन से संबंधित नहीं है दोस्तों। और फूलों की खेती है जो कि फ्लोरिकल्चर, इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है दोस्तों। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि भारत का पहला जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का पहला जैव मंडल था जो कि नीलगिरी था। कौन था? तो नीलगिरी था। आप लोग याद रखिएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सुंदरबन के बारे में बात करें तो सुंदरबन है जो कि प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन पहला नहीं है दोस्तों। नंदा देवी के बारे में बात करें तो यह उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों। और मानस के बारे में बात करें तो मानस असम का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व है दोस्तों। कहाँ का? तो असम का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है जो कि दूध उत्पादन से है दोस्तों। कौन से? तो दूध उत्पादन से दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। और सिंचाई परियोजना इससे संबंधित नहीं है दोस्तों। बाढ़ नियंत्रण इससे संबंधित नहीं है। और हरित क्रांति है जो कि किससे संबंधित है। तो है दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से। क्या? खाद्यान्न उत्पादन से दोस्तों, यानी कि अनाज उत्पादन से। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है दोस्तों। तो अनुच्छेद के कौन सा भाग है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है दोस्तों। तो है दोस्तों भाग 4। इसमें आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें भाग 3 के बारे में दोस्तों, तो यह मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है। और है जो कि भाग 4 के ए है जो कि यह संघ कार्यपालिका से संबंधित है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, संघ कार्यपालिका से संबंधित है। और भाग 5 है जो कि यह किससे संबंधित है। तो यह कार्यपालिका से संबंधित है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आधार पर चलाई जा सकती है दोस्तों। तो राष्ट्रपति पर कानून कब लागू किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान का उल्लंघन करने पर। जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह जो कि अनुच्छेद 61 में वर्णित है दोस्तों। अनुच्छेद 61 में वर्णित है कि राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इस पे महाभियोग यानी कि कानून लागू किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है दोस्तों। तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो वह है मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन से जो कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है दोस्तों। और दूध उत्पादन जो कि श्वेत क्रांति से है, जो कि श्वेत क्रांति से है। पेट्रोलियम उत्पादन है जो कि ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित नहीं है दोस्तों। कपास उत्पादन है जो कि कृषि उत्पादन का अलग क्षेत्र है। कृषि उत्पादन का ये सब क्षेत्र है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों। तो वह है दोस्तों बुध ग्रह। कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है दोस्तों, जो कि यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों। और बात करें शुक्र के बारे में तो शुक्र है जो कि सेकंड नंबर यानी कि सूर्य से दूसरी सबसे निकट स्थित ग्रह है दोस्तों। और पृथ्वी है जो कि तीसरा, और मंगल है जो कि
चौथा पर है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और इसके बारे में बात करें तो 1934 में जो कि आरबीआई अधिनियम पारित हुआ दोस्तों। आरबीआई एक्ट पारित हुआ था। आरबीआई एक्ट पारित हुआ था दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा कि आरबीआई अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 1934 में। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में दोस्तों। 1947 है जो कि स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। यानी कि स्वतंत्रता इसी दिन मिला था दोस्तों भारत को। 1950 है जो कि संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि लाल क्रांति यानी कि रेड रेवोल्यूशन का संबंध किससे माना जाता है। तो लाल क्रांति है जो कि टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है। टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गेहूं है जो कि हरित क्रांति से, आप लोग याद रखिएगा, गेहूं है जो कि हरित क्रांति से संबंधित है। दूध है जो कि श्वेत क्रांति से संबंधित है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया दोस्तों। वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया दोस्तों। बात करें वित्त आयोग प्रावधान के बारे में तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 280 में दोस्तों। और अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन कर सकता है। कितना? तो 5 वर्ष में राष्ट्रपति होता है जो कि वित्त आयोग का गठन कर सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अनुच्छेद 263 है जो कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद से संबंधित है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। और 324 है जो कि इलेक्शन कमीशन, क्या? इलेक्शन कमीशन से संबंधित है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि अनुच्छेद 324 क्या कहता है। तो यह दोस्तों इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 है जो कि संघ एवं राज्य लोकसभा आयोग से संबंधित है। संघ एवं राज्य लोकसभा से संबंधित है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो यह प्रश्न को हम लोग पहले भी करा चुके हैं कि विटामिन B12 में होती है जो कि कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसका उत्तर आप लोग जरूर बताना। यह आप लोग के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। यह होमवर्क रहेगा लेकिन इसका आंसर बता देता है। तो है दोस्तों कि कोबाल्ट। कौन सा पाया जाता है? तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सी है दोस्तों। तो बात करें बुल्लर झील के बारे में तो यह जो कि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है दोस्तों। बड़ा और मीठे पानी का झील है दोस्तों। और यह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। और बाकी झीलें हैं जो कि सभी खारा पानी का झील है। क्या? खारा पानी का झील है। इनमें से चिल्का झील है जो कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल है जो कि किस शहर में स्थित है दोस्तों। तो गोल्डन टेम्पल है जो कि अमृतसर में स्थित है। अमृतसर यानी अमृतसर है जो कि पंजाब में है। कहाँ? पंजाब में दोस्तों। यहाँ भी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। और कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहने का मतलब है दोस्तों कि जलियांवाला बाग कहाँ है? तो वह है दोस्तों पंजाब में। और स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो वो भी है पंजाब के अमृतसर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि भारत में हरित क्रांति के जनक यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसे कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है दोस्तों। तो है दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के आजाद के बारे में तो यह दोस्तों जो कि इन्हें बम यानी कि परमाणु मैन कहा जाता था। परमाणु मैन कहा जाता दोस्तों। और बात करें डॉक्टर वर्गीज कुरियन तो इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता। क्या? तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता दोस्तों। डॉक्टर होमी भाभा है। डॉक्टर होमी भाभा है जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किस अधिनियम को कहा जाता है दोस्तों। तो भारत का मैग्ना कार्टा अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है दोस्तों। तो वह है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम
1833 चार्टर अधिनियम, सॉरी माफ करिएगा, चार्टर अधिनियम 1833, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में दोस्तों, तो इसने विधायी परिषदों का विस्तार किया था, लेकिन इसे भारत का मैग्ना कार्टा नहीं कहा जाता दोस्तों। और बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में, तो 1919 है जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नियम से संबंधित है दोस्तों। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात करें, तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने वाला पहला प्रमुख अधिनियम था दोस्तों। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों। तो यह प्रश्न को हम लोग कई बार करा चुके हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो वो होती है स्टेपिस। कौन सी होती है, तो स्टेपिस। बार बार बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिस, जो कि कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है, कान के मध्य में पाई जाती है दोस्तों। और फीमर के बारे में बात करें, तो फीमर है जो कि सबसे बड़ी हड्डी एवं मजबूत हड्डी है। क्या, सबसे बड़ी एवं मजबूत हड्डी है दोस्तों। और यह कहाँ पाया जाता है, तो यह जांघ में पाया जाता है दोस्तों, मनुष्य शरीर के जांघ में पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो है दोस्तों यमुना नदी। कौन सी है, तो यमुना नदी। यमुना नदी है जो कि गंगा की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, माफ करना, गंगा की सबसे लंबी नदी सहायक नदी है जो कि यमुना है। इसकी लंबाई 1476 किलोमीटर दोस्तों, और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है दोस्तों कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो वो होता है दोस्तों डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है दोस्तों कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि 1973 में शुरू किया गया था। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था दोस्तों। और यह किस लिए शुरू किया गया था, तो बाघों के संरक्षण के लिए। बाघों के संरक्षण के लिए दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि भारत में किस लिए शुरू किया गया था, तो है बाघों के संरक्षण के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किस भाग में किया गया दोस्तों। तो बताइए आप लोग कमेंट करके जल्दी से कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो भाग 3 में किया गया है। कौन, तो भाग 3 में किया गया दोस्तों। और भाग 3 जो कि इसमें आर्टिकल 12 से 35 आते हैं, 12 से 35 में इसका अनुच्छेद किया गया दोस्तों। और बात करें भाग 4 के, तो भाग 4 है जो कि डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी कहने का मतलब है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और भाग 5 है जो कि कार्यपालिका और संसद से संबंधित है। कार्यपालिका और संसद से संबंधित है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। भाग 2 है दोस्तों, यह जो कि नागरिकता से संबंधित है। किसे, तो नागरिकता से संबंधित दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो साथियों आज का क्लास अच्छा लग रहा हो और प्रश्न आज का अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से इसे शेयर भी कर दे साथियों। तो आइए देखते हैं प्रश्न की ओर। कहता है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है दोस्तों। तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव होता है जो कि अग्न्याशय से होता है। कहाँ से, तो अग्न्याशय से होता है दोस्तों। और बात करें थायराइड ग्रंथि से, जो कि इसमें से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो है दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात, जो कि है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों। और जोग जलप्रपात के बारे में बात करें तो यह कर्नाटक में, कहा, तो कर्नाटक में है दोस्तों। और यह प्रसिद्ध जलप्रपात है, लेकिन सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है दोस्तों। और दूध सागर जलप्रपात के बारे में बात करें तो यह गोवा कर्नाटक सीमा पर है। गोवा कर्नाटक सीमा पर है दोस्तों। और यह भी एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, लेकिन सबसे ऊंचा नहीं है दोस्तों।
और बात करें अथिरापल्ली जलप्रपात के बारे में, तो यह केरल में है। कहाँ? तो यह केरल में है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल जलप्रपात। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था दोस्तों? तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इल्बर्ट बिल विवाद है जो कि किस वायसराय के समय में लागू हुआ था दोस्तों? तो वह लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल विवाद लागू किया गया था दोस्तों, जो कि कब? तो 1883 ईस्वी में दोस्तों। और बात करें लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन को किया था। लॉर्ड न्यूटन है जो कि वर्नाकुलस एक्ट लागू किया था दोस्तों। लॉर्ड डर्पिन है जो कि इसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। तो इसका उत्तर आप लोग याद रखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके जल्दी से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वे थे दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर इनके बारे में बात करें तो यह 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे दोस्तों। और बात करें ईओ ह्यूमन के बारे में, तो वे कांग्रेस के संस्थापक थे। क्या थे? तो संस्थापक थे दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ईओ ह्यूमन थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि संविधान सभा की प्रारूपी समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कुल कितने सदस्य थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 7 सदस्य थे। कितने? तो 7 सदस्य थे दोस्तों। और इसके बारे में बात करें तो 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति में 7 सदस्य दोस्तों, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि भारत की सबसे लंबी सुरंग यानी कि रोड टनल कौन सी है दोस्तों? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत की सबसे लंबी सुरंग को क्या कहते हैं? तो है दोस्तों अटल सुरंग। कौन सा है? तो अटल सुरंग। और यह कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। और इसकी कुल लंबाई है दोस्तों तो 9.02 किलोमीटर दोस्तों। कितना? तो 9.02 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का प्रश्न आप सभी को कैसा लग रहा है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। कहता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जो कि किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य ही था कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना था दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किन्हें कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। और बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो वे मौर्य वंश के संस्थापक थे। क्या? मौर्य वंश के संस्थापक थे दोस्तों। और बात करें अशोक के बारे में, तो अशोक हैं जो कि उन्हें महान अशोक के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा थे दोस्तों। और बात करें हर्षवर्धन के, तो वे पुष्यभूति वंश के महान शासक थे। क्या? तो पुष्यभूति वंश के महान शासक थे दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो साथियों आज का यह लास्ट प्रश्न है। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर 9546110514 पर मैसेज कर देना दोस्तों कि सर मुझे पीडीएफ की ज़रूरत है। आप लोग को इस नंबर पे पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न की ओर। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है दोस्तों? तो वह कौन सा आर्टिकल है दोस्तों जो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अनुमति देता है दोस्तों? तो है अनुच्छेद 123 जो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अनुमति है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें अनुच्छेद 143 के बारे में दोस्तों,
तो यह सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने से संबंधित है दोस्तों। क्या कि यह राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की सहमति देता है दोस्तों। और बात करें अनुच्छेद 356 के बारे में, तो यह राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है दोस्तों। और अनुच्छेद 360 है जो कि वित्तीय आपातकाल पूछे दोस्तों, तो अनुच्छेद 360 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।